हेलो माय क्यूट लिटिल नीट हार्स, आई एम बैक। मुझे पता है कि बहुत टाइम से मैंने एक भी लेक्चर नहीं लिया है। जस्ट मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज और गैसेस ख़त्म किया था, उसके बाद मैं गायब हो गई थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ गए थे और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। सो आई एम रियली वेरी 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 सॉरी फॉर दैट। एंड मैं आपसे ट्राई करूँगी कंसिस्टेंट रहूँ और कुछ नया नया दिख रहा होगा तुमको। ये बड़ा सा बोर्ड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली गॉट अ बड़ा बोर्ड। एक्चुअली मुझे मेरे एक सीनियर ने दिया है, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम। एंड ये टी शर्ट, आई लिटरली गॉट अ टी शर्ट प्रिंटेड। मेरे इसमें चैनल का नाम मैंने लिखा है नीट इन हार्ट, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट शुड आई वेयर वाइल टीचिंग टू लुक डिसेंट एवरी डे। सो आई थॉट क्यों ना एक टी शर्ट ही प्रिंट करवा लेते हैं, काम ईजी हो जाएगा। सो या पता है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कभी कभी ना हमें बहुत ऐसे लगता है कि बहुत इम्पॉसिबल सा चीज़ है सिलेक्शन, ठीक है। कभी कभी बहुत सी नेगेटिव फीलिंग्स भी आती है, लेकिन आपको मेहनत करते रहना है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर हार्ड वर्क। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी तुम्हें लगे कि यार नहीं हो रहा, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, छोड़ दो, इम्पॉसिबल सा लगे, तो एक चीज़ सोचना, बस आंखें बंद करना और खुद को इमेजिन करना कि जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हें कैसा फील होगा। बस उस फीलिंग के बारे में आँख बंद करके सोचना, तुम ऑटोमेटिकली खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे दोबारा से पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जब भी ऐसा फील हो कि भैया नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा लग रहा है, तो जस्ट इमेजिन योर सेल्फ इन अ वाइट कोट विद अ स्टेथोस्कोप, यू विल ऑटोमेटिकली गेट मोटिवेटेड टू स्टडी। With this, I am Preeti Singh, MBS third year student, and I am back with another lecture with this body fluid and circulation। ये बिल्कुल नया चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, और ये चैप्टर मेरा फेवरेट है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो मुझे तो ये पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, एंड आई होप कि तुम लोग को भी पढ़ के बहुत ज़्यादा मज़ा आए। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विद द इंट्रोडक्शन। देखो यार, all living organisms require oxygen, nutrient and other essential substance for healthy function। हमारी बॉडी को सही सलामत काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे मेन चीज़ होती है आपका ऑक्सीजन, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है। कुछ न्यूट्रिएंट्स की और भी कुछ बहुत एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को सही से काम करने के लिए। फाइन। ऑल्सो रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म बॉडी। अब जाहिर सी बात है कि हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसका कुछ बाय प्रोडक्ट भी बनेगा, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत से हार्मफुल सब्सटेंसेस भी बनते हैं जिनको बॉडी से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। Transport and circulation of all the substances and gases mentioned above occur via body fluid, which is blood or lymph। देखो यार, अब कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो खुद तो चल के नहीं जा रही होगी, किसी चीज़ के थ्रू जा रही होगी। तो हमारी बॉडी में दो बहुत फ्लूइड कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ब्लड और लिम्फ, जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और जैसी बात है, फ्लूइड से अच्छा कोई मीडियम नहीं हो सकता किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फाइन। अब यार यहाँ देखो, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि हमारा पूरा फाइलम है बहुत बड़ा सा, ठीक है, तो अलग अलग फाइलम्स के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं उनके अंदर, जिनसे वो अपने जो भी उनके न्यूट्रिएंट है, गैसेस हैं, उनकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो कुछ का हम देख लेते हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक पॉलीफेरा, एग्जाम्पल पॉलीफेरा का एग्जाम्पल क्या है, स्पंजेस, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा। सीलेंट्रेटा में हाइड्रा, थ्रू सराउंडिंग वाटर न्यूट्रिएंट एंड गैसेस एंटर थ्रू द बॉडी कैविटी एंड फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस इन द सेल। अब होता क्या है, देखो, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर हम पॉलीफेरेंस की बात करें, पॉलीफेरेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मान लो उसको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, उसकी बॉडी में सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे पानी पानी होता है, वो क्या करता है, पानी से ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। फिर सेल जो होती है वो ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेती है, और जो बाय प्रोडक्ट होता है वो उसी कैविटी में डाल देती है। मान लो CO2 उसने रिलीज किया, फिर वो CO2 दूसरी कैविटी से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से लोअर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट या गैसेस होता है, ठीक है। तो याद रखना है किस किस में इस तरीके से होता है, स्पंजेस में, हाइड्रा में, ठीक है, ओके। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पॉसेस बॉडी फ्लूइड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस। अब जो ऑर्गेनिज्म थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़े हायर लेवल के क्लासिफिकेशन के अंदर, उनके पास अपने सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एक स्पेसिफिक बॉडी फ्लूइड होता है, ठीक है। जैसे कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर होता है हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या होता है, ये एक तरह का
बॉडी फ्लूइड ही होता है आपके इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है। जैसे वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारा ब्लड होता है बॉडी फ्लूइड, वैसे ही इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हमें हीमोलिम्फ देखने को मिलता है, जिसके अंदर भी ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। हायर वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस हैव ब्लड एंड लिम्फ। देखो यार यहाँ पे जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि हम इंसान, हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एक स्पेसिफिक बॉडी फ्लूइड है, जैसे कि ब्लड और लिम्फ। फाइन। जो हमारा लिम्फ होता है, जो हमारी बॉडी में लिम्फ है, उसके अंदर आपको प्लाज्मा मिलेगा, WBCs मिलेंगे, प्लेटलेट मिलेगा, हार्मोन्स मिलेंगे और न्यूट्रिएंट मिलेंगे। इसके अंदर आपके RBCs प्रेजेंट नहीं होते। लिम्फ डजंट कंटेन RBCs, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लड, ओके, जो कि मेन पार्ट है। ब्लड पहले तो स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके का ये टिश्यू है। एक तो कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फाइन। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके ब्लड में? एक आपको फाइबरलेस मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, जो कि ग्राउंड सब्सटेंस बना रहा था। प्लाज्मा देखने को मिलेगा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फाइन। ब्लड का फंक्शन क्या है? Blood help in transport of respiratory gases like oxygen and carbon dioxide, nutrient, hormone, enzyme and excretory waste. बेसिकली ब्लड का काम क्या होता है? चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। अब वो चीज़ क्या होगी? ऐसे मान लो ब्लड एक गाड़ी है, ठीक है। उस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हैं आपकी? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट भी है, तो वो उसको इधर से उधर लेके जा रहा है। फाइन। An adult human body contain around 5 लीटर ऑफ ब्लड। जैसे मैं हूँ, कोई एक अडल्ट बंदा है, उसके अंदर कम से कम 5 लीटर ऑफ ब्लड होगा। 5 लीटर के आसपास ब्लड होता है, ठीक है। ब्लड का पीएच क्या होता है? थोड़ा सा एल्कलाइन होता है, 7.4 होता है। लिखना भूल गई, दिस मार्कर इज नॉट वर्किंग। हाँ, 7.4 इसका पीएच होता है आपके ब्लड का, विच इज स्लाइटली एल्कलाइन। बेसिक। फाइन। अब देखो ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है। ब्लड में आपके प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं मेनली। जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का 55% बनाता है, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो 45% बनाते हैं। फाइन। प्लाज्मा क्या है? हमने भी देखा था ना कि ब्लड में मैट्रिक्स होता है, फाइबरलेस मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कौन है? आपका प्लाज्मा, विच इज फ्लूइड मैट्रिक्स। इसके अंदर जो आपका प्लाज्मा है उसमें 90 से 92% आपका वाटर होता है और 8% आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन देखी। प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं यार? पहले तो आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं? पहला ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का काम क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस में अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर कर गया तो उससे कौन लड़ेगा? आपका ग्लोबुलिन। फाइन। दूसरा जो प्रोटीन आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है वो होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस का क्या मतलब है यार? वाटर और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना। वाटर और सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना, ठीक है। अब और क्या क्या चीज़ें आपकी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर? जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट आयन, मतलब बहुत सारे आयन्स और इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। फाइन। कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फ्रक्टोज, लिपिड्स। ओके। कुछ रेस्पिरेटरी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेटरी गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लाज्मा इनको कैरी करता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं अमोनिया, यूरिया, और कुछ हार्मोन्स, एंजाइम और ड्रग्स भी प्रेजेंट होते हैं आपके प्लाज्मा में। फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि भैया सीरम क्या होता है? सीरम इज बेसिकली प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो। अब हम देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट हमने देखा था वो कितना बना रहा था आपके ब्लड का? 45%। टेक। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? सारे फॉर्म्ड एलिमेंट आपके बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि इनको फॉर्म्ड एलिमेंट ही क्यों कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट वो सेल्स होते हैं जो प्रॉपर सेल नहीं होते हैं। जैसे कि आपका आरबीसी। आरबीसी को हम प्रॉपर सेल कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और एक सेल की डेफिनेशन क्या होती है? एक सेल में न्यूक्लियस तो होना चाहिए ना, तो नहीं होता है, इसलिए उसको फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। आपको जो प्लेटलेट भी होता है प्रॉपर सेल नहीं है, वो सेल का फ्रेगमेंट है। एक बड़ा मेगा कैरियोसाइट था, बड़ा सा न्यूक्लियस था, वो टूट के क्या बन गया? प्लेटलेट्स, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेल होता है।
अब हम देखते हैं, मैं यहाँ पे बता रही थी कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, आपके बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो में आपके एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हमें बोलते हैं हेमेटोसाइटोब्लास्ट सेल्स। हेमेटोसाइटोब्लास्ट सेल्स वो सेल है जो सारी सेल्स बनाती हैं, सारी ब्लड सेल्स बनाती है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं और प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। फाइन। अब सबसे पहला सेल पढ़ते हैं, सबसे पहला ब्लड सेल पढ़ते हैं विच इज इराइथ्रोसाइट। इराइथ्रोसाइट को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी भी बोलते हैं। इसको हम आरबीसी क्यों बोलते हैं, आरबीसी इज रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर का होता है, इसलिए आरबीसी बोला जाता है। ठीक, अगर कोई बंदा हेल्दी है, कोई आदमी हेल्दी है, तो उसके अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट होगा, 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। याद रखना, पर मिलीमीटर क्यूब, यूनिट याद रखना है। फीमेल में अगर कोई हेल्दी फीमेल है तो उसके अंदर अप्रोक्स 4.5 से 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ आपका आरबीसी प्रेजेंट होता है इन ब्लड। अगर आरबीसी का नंबर बढ़ जाए तो क्या होगा, पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी का नंबर कम हो जाए तो क्या होगा, इराइथ्रोसाइटोपेनिया। कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में कम होने लगती है तो दर्द होने लगता है, मैंने ऐसे याद किया था, तो पेन होगा, पीनिया, इराइथ्रोसाइटोपेनिया, मतलब कि आरबीसी का नंबर डिक्रीज कर गया है बॉडी में। फाइन। जो आपका मेच्योर आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और उसकी शेप कैसी होती है, बाइकनकेव। यार कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में होती है ना तो उसका एक रीज़न होता है। फाइन। तो अगर आरबीसी बाइकनकेव शेप की है तो क्यों बाइकनकेव शेप की है, क्योंकि बाइकनकेव शेप में क्या होता है, सरफेस एरिया आपका बढ़ जाता है। ठीक है, ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, ज़्यादा हीमोग्लोबिन, ज़्यादा हीमोग्लोबिन तो ज़्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। फाइन। आगे देखो, यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ये क्वेश्चन एक में पूछा भी गया है कि mature RBC are not only devoid of nucleus but also devoid of certain cell organella, hence more accommodation and space for हीमोग्लोबिन। इसका क्या मतलब है यार, देखो आपकी जो आरबीसी है उसमें तो न्यूक्लियस नहीं होता ही हमें पता है, बट उसमें बहुत से सेल ऑर्गेनास भी नहीं होते। ये एक तरह का बॉडी का अडेप्टेशन है कि अगर सेल ऑर्गेना न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा तो आरबीसी में बहुत सारा स्पेस खाली रहेगा। बहुत सारा स्पेस खाली रहेगा तो उसके अंदर बहुत सारा हीमोग्लोबिन आ सकता है, बहुत सारा हीमोग्लोबिन आएगा तो बहुत सारा ऑक्सीजन कैरी करेगा। फाइन। एक और चीज़, लाइफ स्पैन कितनी होती है, जो आपका आरबीसी होता है वो सिर्फ 120 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद वो कहाँ जा करके मर जाता है, आपके स्प्लीन में। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, कब्रिस्तान। ठीक है, जहाँ पे डेड एंड डिस्ट्रॉयड आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो दूसरी सेल देखते हैं, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को हम डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं, ये तो तुम लोग जानते ही हो। वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स क्यों बोलते हैं, वाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन जैसा कुछ नहीं होता है ना। अब देखो, जो ल्यूकोसाइट होता है इसके अंदर इसका जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें कुछ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो जिन डब्ल्यूबीसी में ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जिन डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे उनको हम ग्रैनुलोसाइट्स बोलेंगे, और जिनमें ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होंगे उनको एग्रैनुलोसाइट्स बोलेंगे। फाइन। अब देखो यार, ग्रैनुलोसाइट्स जो होते हैं जिनमें ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, जिन डब्ल्यूबीसी में ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, स्टेनिंग के बेसिस पर हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो न्यूट्रोफिल होता है वो किसी से भी स्टेन नहीं होता, ना ही किसी एसिडिक डाई से स्टेन होता है, ना ही किसी बेसिक डाई से स्टेन होता है, इसलिए हम उसको न्यूट्रोफिल बोलते हैं। तो थोड़ा सा न्यूट्रोफिल के बारे में देख लेते हैं। जो आपका न्यूट्रोफिल होता है वो पहला तो ग्रैनुलोसाइट है। फाइन। दूसरा फैगोसिटिक सेल है, बैक्टीरिया वायरसेस को खा जाता है। फाइन। तीसरा ये न्यूमरस ल्यूकोसाइट है, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसी डब्ल्यूबीसी का होता है बॉडी में तो वो है न्यूट्रोफिल। फाइन। मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस होता है इसका न्यूक्लियस देखो कितने सारे लोब्स है ना, इसलिए इसको मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस भी बोलते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी बोलते हैं। फाइन। से 5 से 7 लोब्स प्रेजेंट होता है। ऑल्सो नोन एज पीएमएनएल। पीएमएनएल का क्या मतलब है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसको पीएमएनएल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके न्यूक्लियस में बहुत सारे लोब्स होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं। फाइन। शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े टाइम के लिए जिंदा रहता है और व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर का होता है तो पता ही है डब्ल्यूबीसी है। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना होता है इसका, 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड।
देखो एक चीज़ बहुत अच्छी तुमको उसमें याद रखनी है, व्हाट इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, कितना डब्ल्यूबीसी, किस डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंटेज है, कितना नंबर है, दैट इज टीएलसी। आपने ब्लड रिपोर्ट्स देखे होंगे, उसमें हमें टीएलसी काउंट दिखता है ना कि इजनोफिल का काउंट इतना है, बेसोफिल का इतना है, मोनोसाइट्स का इतना है, दैट इज टीएलसी। फाइन, ये हमारा हो गया यहाँ पे। ओके, अब हम देखते हैं बेसोफिल। बेसोफिल जो होता है, इसका जो न्यूक्लियस पहले देख लो एस शेप का होता है। ग्रैनुलोसाइट, ये भी ग्रैनुलोसाइट ही है। याद रखना है कौन कौन से ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, कौन कौन से एक ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लीस्ट इन नंबर होते हैं, सबसे कम परसेंटेज में कोई डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है वो है बेसोफिल। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया कौन सा डब्ल्यूबीसी सबसे लेस नंबर में प्रेजेंट है, दैट इज बेसोफिल। फाइन, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, सबसे ज्यादा और सबसे कम तो हमेशा ही पूछा जाता है। फाइन, ये जो बेसोफिल होता है ये मास्ट सेल्स की तरह काम करता है, क्योंकि ये मास्ट सेल जो चीज सिक्रीट करती है वो सेम चीज आपका बेसोफिल भी सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है यार, हिस्टामिन, हेपरिन एंड सेरोटोनिन, ये मैंने पहले भी बताया है। फाइन, तो ये तो हमने बेसोफिल देख लिया। अब देखो इजनोफिल। इजनोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे हेडफोन्स नहीं होते उनकी तरह होता है, बायलोब न्यूक्लियस होता है। किसमें काम करता है यार, हेल्प इन एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। क्यों, देखो एलर्जी में इजनोफिल का नंबर बढ़ जाता है और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में भी नंबर बढ़ जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि भैया बंदे को एलर्जी है या कोई इन्फ्लेमेशन। ओके, अब इधर देखो यार, एक ग्रैनुलोसाइट्स, दो तरह के ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, पहला मोनोसाइट, दूसरा लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, बीन शेप न्यूक्लियस होता है। ये लार्जेस्ट सेल है, दिख ही रहा होगा, फैगोसिटिक होता है, ये भी बैक्टीरिया वायरस को खा जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मोनोसाइट की प्रॉपर्टी है कि डायपेडासिस शो करता है। व्हाट इज डायपेडासिस, मान लो कि आपकी कैपिलरी है तो मोनोसाइट क्या करता है, कैपिलरी से लीक आउट हो जाता है, कैपिलरी से निकल जाता है और निकल करके टिश्यू के पास चला जाता है। फाइन, वही चीज मैंने लिखी है, मोनोसाइट शो एमीबॉइड मूवमेंट एंड स्क्वीज आउट ऑफ कैपिलरीज एंड मूव टू टिश्यूज, ठीक है, एमीबॉइड मूवमेंट शो करता है, ठीक है, और कैपिलरी से बाहर आ जाता है और टिश्यू में चला जाता है। लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड होता है। दो तरह के लिम्फोसाइट्स आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, द फर्स्ट इज बी लिम्फोसाइट एंड द सेकंड इज टी लिम्फोसाइट। बी एंड टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है भैया, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, और डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, लड़ने वड़ने में बैक्टीरिया वायरसेस से, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द ल्यूकोसाइट, आई फील या दिस इज एनफ, इतना ही पढ़ना है आपको डब्ल्यूबीसीज के बारे में। और तुम लोग ने सैयारा वैयारा मूवी देखी, कितना हाई वाइब चला था। वैसे तुम लोग को तो नहीं देखनी चाहिए अभी, क्योंकि वैसे आर प्रिपेयरिंग कॉलेज में आना, मस्त दोस्त वोस्त बनाना और सारी मूवीज़ देखना, बट अभी अच्छे से पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, इट्स वेरी हाई टाइम, ठीक है। और सैयारा वैयारा नहीं देखनी है अभी, तुम लोग को तो नहीं देखनी है, वैसे मैंने देख ली। ओके, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट क्या होता है कि हमारी बॉडी में कौन सा डब्ल्यूबीसी कितने नंबर और कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, ठीक है। तुमने रिपोर्ट देखी होगी, ब्लड रिपोर्ट्स में टीएलसी लिखा होता है कि कितना इजनोफिल है, कितना न्यूट्रोफिल है, कितना बेसोफिल है, ठीक है। तो यार इसमें पता है इसका परसेंटेज याद रखना होता है, ये नीट में पूछा गया है, या तो वो तुमसे अरेंज द ऑर्डर में पूछ सकते हैं कि यार हाईएस्ट से लोवेस्ट बताओ, ठीक है, या वो इंडिविजुअल नंबर्स पूछ सकते हैं कि न्यूट्रोफिल का कितना काउंट है, इजनोफिल का कितना काउंट है, या मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ठीक है। तो इसे याद होना चाहिए। इसके लिए एक न्यूमोनिक है, नेवर लेट मंकी विद बनाना, नेवर से न्यूट्रोफिल, लेट से लिम्फोसाइट एंड मंकी से मोनोसाइट, ईट से इजनोफिल और बनाना से बेसोफिल, ठीक है। तो ऐसे ऑर्डर में याद रखना, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इजनोफिल, फिर बेसोफिल। देखो न्यूट्रोफिल का कितना नंबर होता है, 60 से 65%, लिम्फोसाइट का 20 से 25%, मोनोसाइट का 6 से 8%, इजनोफिल का 2 से 3% और सबसे कम होता है बेसोफिल का 0.5 से 1%, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। इनका काउंट कितना होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1,50,000 से 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। फाइन, मैंने बताया था इनको फाउंड एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टू सेल्स तो होती नहीं है, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या होता है, आपके बोन मैरो के अंदर एक मेगा कैरोसाइट सेल होती है, ठीक है, जो स्पेशलाइज न्यूक्लिएटेड सेल है बोन मैरो की। यहाँ पे बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से डीजनरेट और टूटता फूटता है, तो यहाँ पे इस मेगा कैरोसाइट के ये जो सेल है जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है वो टूट जाता है, तो फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं सेल के। इन्हीं फ्रेगमेंट ऑफ सेल को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट का काम क्या होता है, ब्लड को कोगुलेट करना, ठीक है,
तो जब प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है उस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, अब प्लेटलेट कम हो जाएगा तो कोगुलेशन नहीं होगी, मतलब कि इंटरनल ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। फाइन। अब एक चीज़ याद रखिए, डेंगू केस में भी ऐसा ही होता है क्योंकि प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ना, तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है। फाइन, दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द वीडियो। गिव अ थम्स अप, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं आपकी प्रिपरेशन में, और जितने भी नीट एस्पिरेंट है प्लीज़ उनको भी शेयर करना, बिकॉज आई नो दैट आई एम टीचिंग यू ऑल द कंसेप्ट्स। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं या तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है। ओके, बाय बाय।